अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो मैं एक नावल पढ़ने जा रही हूँ ये भी एक कंप्लीट नावल है और शॉर्ट सा नावल है। इसका नाम है तेरे इश्क में और इसके राइटर हैं वो हैं ज़मर अली। और ये पता नहीं कैसा है बट बिल्कुल शॉर्ट सा नावल है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल, क्योंकि ईद आपको पता है ईद पे बहुत ज़्यादा मेहमान वार होते हैं और आज ईद का तीसरा दिन है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैंने आज इसको रिकॉर्ड करके अभी ही मैंने इसको पोस्ट करना है। और सॉरी तीसरा दिन नहीं है, सॉरी चौथा दिन है भूल गई हूँ। चले आए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंप्लीट सा नावल है लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि अगर मैं ना पोस्ट करूँ तो फिर मेरे सब्सक्राइबर्स अनसब्सक्राइब कर देते हैं। इतना अफसोस होता है मुझे। अब मैं रोज़ रोज़, सर से बात है, ट्राई मैं करती हूँ रोज़ पोस्ट करूँ, बट बीच में कुछ गैप आ जाता है। रमज़ान की वजह से मेरा बहुत गैप आ गया था। आई थिंक एक हफ्ते का गैप था। लेकिन चलिए आए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। नहीं बोलते क्योंकि इसके बाद मुझे घर में बहुत काम है। जल्दी जल्दी इसको मैंने जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करना है, फिर जल्दी जल्दी एडिट करके पोस्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यार जल्दी जल्दी नाश्ता करो, देर हो रही है। जमल तंग आकर अमल से बोली। वो आधे घंटे से सुस्त रवि से नाश्ता करने में मगन थी, जैसे इस वक्त दुनिया का अहम तरीन काम यही था। कर तो रही हूँ, और कितना जल्दी करूँ? वैसे भी जल्दी का काम शैतान का होता है। अमल सर झटक कर बोली। हाँ, और देर का काम अमल बीबी का होता है। किचन से निकलते हुए मरियम बेगम अमल की बात सुनकर बोली तो अमल जबान दांतों तले दबाती जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। अम्मी देखें, ये आज भी कॉलेज से लेट करवाएगी। जमल इसको घूरते हुए गुस्से से बोली। हाँ तो अम्मी, इसने उठाया ही देर से, मैं क्या करूं? अमल कंधे उचकाकर बोलती। सारा मलबा जमल पर डाल गई थी, जबकि जमल ने टेबल पर मौजूद पानी का गिलास इस पर उंडेल दिया। अम्मी, अमल चिल्लाई। जमल क्या बदतमीजी है? मरियम बेगम गुस्से में बोली। अब तुम बैठो, आज घर पे ही मरी रहो। जमल इसको सुनाकर कमरे की जानिब बढ़ गई और मरियम बेगम अपना सर थामे वहीं बैठ गई। अमल और जमल ट्विंस थी, मगर ना इनकी शक्लें आपस में मिलती थी, ना ही आदात और हरकत। दोनों एक दूसरे का उलट थी और एक दूसरे को तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे देती थी, जो बात अक्सर रशीदा बेगम के सर के दर्द का बायस बनती थी। और इन दोनों से बड़ी फजर थी, जो कि इन दोनों से मुख्तलिफ थी, बहुत कम गो और संजीदा मिजाज की थी। बिलाल अहमद साहब और सवेरा बेगम की एक बेटी और दो बेटे थे। बेटी सबा अहमद और बेटे बड़े जवाद अहमद और बड़े छोटे अफंदी अहमद। दोनों भाइयों की बहुत कम ही आपस में बनती थी, अक्सर ही किसी न किसी बात पर इख्तलाफ रहते थे। जवाद अहमद की शादी अपनी चचाजाद आमना से हुई थी, जबकि अफंदी अहमद ने अपनी पसंद से मरियम से शादी की थी, और सबा की शादी अदनान साहब से हुई थी। जवाद और आमना के दो बेटे थे, बड़ा हाशिम और छोटा जामिन। अफंदी और मरियम की तीन बेटियां थी, बड़ी फजर और फिर ट्विंस जमल और अमल, और सबा और अदनान का एक बेटा जावियार था। अमल, मैं कह रही हूँ मुझे मेरा मोबाइल वापस दो। जमल, जिसका मोबाइल पे मुसलसल जामिन की कॉल आ रही थी, मगर अमल इसका मोबाइल लेकर पूरे कमरे में एक जगह से दूसरी जगह भाग रही थी, और जमल मोबाइल लेने की कोशिश में इसके पीछे पीछे भागते हुए मुसलसल मोबाइल लेने की कोशिश में थी। क्यों? तुम्हारा मजनू कुछ देर इंतजार कर लेगा तो क्या हो जाएगा? अमल शरारत से हंसते हुए बोली, और बतौर जवाब अमल ने सोफे पर मौजूद कुशन अमल को मारा। तो अमल ने हंसते हंसते मोबाइल इसे वापस थमाया, जो कि बज बज कर अब बंद हो चुका था। लो, कर लो बात अपने उनसे, उनकी रूह बेचैन हो रही होगी। अमल शरारत से उसे आंख मारकर बोली, तो बेसाख्ता जमल के गालों पर हया के बायस सुर्खी बिखरी, जिसे छुपाने के लिए वो खुद को मोबाइल में मसरूफ जाहिर करने लगते हुए बोली। जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। हाँ हाँ, ब्लश कर लो। सॉरी, अमल कहती हुई वहीं बैठने लगी, तो जमल ने साइड टेबल पर मौजूद वास इसे मारने के लिए उठाया, तो वो चिल्लाकर कमरे से बाहर भाग गई। कहाँ थी? जमल ने जामिन को कॉल बैक की तो पहली बेल पे ही कॉल उठा ली गई। अमल ने ले लिया था मोबाइल। तुम्हारी इस बहन से तंग हूं मैं, जामिन लहजे में मसनूई खफगी समाते बोला, तो जमल हंसने लगी। जांचते पूछते तंग करती है आपको बस। मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तो आप नीचे लाउंज में मौजूद मिले मुझे। जामिन का कार ड्राइव करते हुए बोला। नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, जमल शरारत से बोली, तो जामिन ने मोबाइल कान से हटाकर एक नजर घूरा, जैसे मोबाइल नहीं जमन हो। तुम कैसे नहीं आओगी नीचे? मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो फिर इसे तंग करने लगी थी। ठीक है, अब खबरदार जो नीचे आई, जामिन ने कहकर कॉल काट दी, जबकि जमल हंसने लगी। जामिन घर आया तो जमल लाउंज में ही फजर और सवेरा बेगम दादों के साथ मौजूद थी। इसे देखकर मुस्कुराई तो जामिन इसे नजरअंदाज करता सलाम करके दादों के पास ही बैठ गया। आ गया मेरा बच्चा, जाओ चेंज कर लो, फिर खाना खा लो। दादो इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। नहीं दादो, बस एक कप चाय भिजवा दे। वो मुसलसल इसे नजरअंदाज करते हुए दादो से बात कर रहा था। अच्छा जाओ, मैं भिजवाती हूँ। जाओ जमल, इसके लिए चाय बनाओ। जामिन के जाने के बाद दादो ने जमल को कहा, तो वो जी कहकर किचन की जानिब बढ़ गई।
जामिन चाय। वो सोफे की पुश से सर टिकाए आंखें मूंदे टेबल पर पांव दराज किए लेटा था जब जमल की आवाज पर आंखें खोलकर देखा। थैंक्स, यहाँ रख दो। वो अभी भी इसे नजरअंदाज कर रहा था। अब कि जमल को गुस्सा आने लगा। क्या मसला है? वो इसके बराबर में सोफे पर बैठते हुए बोली। कुछ नहीं। वो अभी भी इसे नहीं देख रहा था। मुझे देख क्यों नहीं रहे? मेरा दिल नहीं कर रहा। इसकी बात इसी को लौटाई थी। जामिन, वो गुस्से से बोली। मुझे मेरा नाम पता है, इतना नहीं चीखो। वो हनूज वैसा ही था और जमल को शिद्दत से इसका न देखना महसूस हुआ था। मरो तुम। वो रूहांसी होती हुई बोलकर उठने लगी तो जामिन ने फौरन इसका हाथ पकड़कर रोका। बस इतनी बर्दाश्त है तुम्हें? बात नहीं करो मुझसे। वो निरूठेपन से बोली तो जामिन हंसने लगा। अभी देख नहीं रहा था तो रोने वाली हो गई थी। बात नहीं करूंगा तो तुम तो फौत हो जाओगी। हाँ, खुश फहमी जनाब की। चाय पी कर रेस्ट कर लो। वो सर झटक कर बोल कर कमरे से निकल गई जबकि जामिन दरवाजे की जानिब देखता हुआ मुस्कुरा दिया जहां से वो गई थी। मेरी चाय कहाँ गई? जमल ने जामिन के साथ अपनी चाय भी बनाई थी। इसका इरादा था इस बाद में चाय पीने का, मगर अब इसकी चाय वाला कप खाली पड़ा था। अमल वहां बैठी मजे से नॉवल पढ़ने में मगन थी। जब भी जमल इससे पूछने लगी। वो तुर्की गई है, जहान के पास। वो किताब में ही सर दिए हुए बोली। क्या पागल तो नहीं होगी तुम? इन नॉवलों का भूत अपने सर से उतारो। जमल इसके सर पर हल्की सी चिपत लगाकर बोली। क्या कह रही हो? जाओ काम करो अपना। वो झिंझलाई। चाय कहाँ है मेरी अमल? अब के वो जरा गुस्से से बोली। पता नहीं कहाँ है, अभी तो यहीं थी। अमल हैरान होने की एक्टिंग करती कप उल्टा करके देखने लगी। फिर बोली, इसमें तो नहीं है। एक काम करो, तुम दूसरी बना लो। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। अमल रुको तुम, अब रुको। भागकर कहाँ जा रही हो? जमल इसकी तरफ बढ़ी तो अमल ने नॉवल टेबल पर रखकर दौड़ लगा दी। आप ही मुझे बचाएं, वो वैम्पायर बन चुकी है और मेरे खून की प्यासी भी। अमल सामने से आती फजर के पीछे छुपकर बोली। आप ही इससे पूछें, इसने मेरी चाय क्यों पी? जमल अमल को घूरते हुए फजर से बोली। देखें कैसे घूर रही है मुझ बेचारी को। अमल ने मासूमियत तारीख करके कहा तो फजर ने इसे डपटा। चुप करो तुम। क्यों पी है इसकी चाय तुमने? खुद नहीं बना सकती थी क्या? सारा दिन बस तुम मोबाइल या नॉवल होते हैं, कभी कुछ कर लिया करो। अमल मुंह बनाकर रह गई। तुम बैठो जमल, मैं बना देती हूँ चाय। फजर इसे मनाने की खातिर बोली। नहीं पीनी अब। जमल मुंह बनाकर लॉन की जानिब बढ़ गई जबकि फजर ने दोबारा नहीं कहा। सब जानते थे वो बचपन से इंतहा दर्जे की पॉजेसिव थी। कोई इसकी चीज को बगैर इजाजत हाथ नहीं लगा सकता था। लेना तो दूर की बात थी। दफतन के साथ कम गो थी। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मगर तीन चीजों से पे वो अभी भी वैसी ही थी। इसकी डायरी, चाय और जामिन। जमल लॉन में मुंह बसोड़े बैठी हुई थी। तभी इसके बराबर में हाशिम आकर बैठा था। वो मुंह और फेर गई। ये इससे भी नाराजगी का इजहार था। हाशिम मुस्कुरा दिया। वो जानता था अब वो इससे भी नाराज होगी। बचपन से ही ऐसा था। वो जब भी अमल से नाराज होती थी साथ ही हाशिम से भी नाराज हो जाती थी क्योंकि अमल हाशिम की लाडली थी और वो इसके लाड में सबको तंग करती थी और हाशिम हमेशा इसे बचा लेता था। क्या हो गया गुड़िया, क्यों नाराज है? हाशिम प्यार से बोला। आपकी गुड़िया अंदर है हाशिम भाई। वो अभी भी मुंह फेरे हुए बोली। पर मैं तो तुम्हारे पास आया हूँ। क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ नहीं हुआ। यार जामिन, इसको देखो जरा, क्या हुआ है? हाशिम शरारत से बोला तो जमल ने फौरन पलट कर देखा जैसे वहां जामिन होगा, लेकिन मगर वहां कोई नहीं था। इसके पलटने पर हाशिम का कहका बेसाख्ता था। बहुत बुरे हैं आप। अब की बार वो मुस्कुरा कर बोली थी। हाशिम जानता था जामिन के नाम पर वो ऐसे ही मुस्कुरा दिया करती थी। आंखें ऐसे ही चमक जाती थी जैसे अभी चमक रही थी। हाँ देखो जरा, कितनी बेवफा हो तुम। मैं मना रहा हूँ, वो कुछ नहीं। जामिन के नाम पर कैसे मुस्कुराई हो? हाशिम मसनूई खफगी से बोला। जमल हंसने लगी तो वो खुद भी हंस दिया। अमल बेदिहानी में चलती हुई आ रही थी जब ही सामने से आते जावियार से टकरा गई और जावियार भी अपने मोबाइल में मगन था। अमल को देख ना सका और टकराने पे मोबाइल हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। दोनों इस अफ्ताब पर बुरी तरह बौखलाए थे मगर जल्दी ही संभल गए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो मर गया। अमल अफसोस जाहिर करते हुए बोली। जावियार को बहुत गुस्सा आया। वो जानबूझकर इसको तंग करती थी, कोई मौका नहीं जाने देती थी। तुम अंधी हो, देख कर नहीं चल सकती क्या? वो झुककर मोबाइल उठाते हुए गुस्से से बोला। मैंने क्या कहा? और चलो मैं तो अंधी हूँ, तुम्हारी तो ये दो बड़ी बड़ी जकूटा जिन जैसी आंखें हैं ना, है ना? अमल उल्टा इसी को सुनाकर चली गई। बेटा बताऊंगा मैं तुम्हें, बदला लूंगा। वो मोबाइल चेक करता हुआ बोला। शुक्र था कि वो सही सलामत था। अमल और जमल छत पर टेनिस खेलने में मसरूफ थी। तब वहां जावियार और जामन भी आ पहुंचे थे। तुम लोग क्या बच्चों वाले गेम खेल रहे हो? जावियार बोला। तो क्या, बॉल की जगह तो तुम्हें पास करें? अमल घूल कर बोली। जामन ने मुस्कुराहट दबाई। सॉरी, टेनिस इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब की बारी जमन बोली थी और वो सब हंस दी थी। जामिन भाई आ जाओ, आप मेरी टीम में। अमल ने कहा तो जामिन हाथ हवा में उठाता हुआ बोला। ना बाबा, मुझे माफ करो तुम।
हाँ हाँ सीधा सीधा बोले ना, इसकी टीम में रहेंगे। वो मुंह बनाकर बोली। और नहीं तो क्या, मैं तो इसी के साथ हूँगा ना। जामिन शरारत से जमल की जानिब देखता हुआ बोला। वो नजरें चुरा गई थी। और मैं तो इसका पार्टनर नहीं बनूंगा, अल्लाह मेरी तौबा। जावियर कानों को हाथ लगाकर बोला। भाड़ में जाओ सारे। अमल पैर पटकती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई तो वो सब हंसने लगे। खुशगवार मूड में जमल की तलाश में नजरें दौड़ाता जामिन लाउंज में दाखिल हुआ तो इसे सबके दरमियान बैठा पाकर वहीं चला आया। मुझे मालूम था महफिल यहीं जमी होगी, मिलेगी। मुस्कुराकर कहता वो इनकी तरफ बढ़ता बोला। आज जावियार आया है, इसी खुशी में महफिल जमाई है। हाशिम ने महफिल लगाने की वजह बताई। अच्छा, कोई मुझे बैठने की जगह देगा। वो सब फ्लोर कुशन पर पड़े बेतरतीबी से बैठे थे। इसे जहां जगह चाहिए थी वहां फजर बरजवान थी। इसकी बात पर इन सब की हंसी बड़ी मानी खैरी से बुलंद हुई थी। जब्त करने के बावजूद इस बार खुद जमल के लबों पर भी मुस्कुराहट फैली थी, जिसे होंठ का निचला कोना दबाकर छुपाते हुए इसे जामिन की जानिब देखा। नजर से नजर मिली तो वो खुद बेखुद एक तरफ सिमटते हुए जामिन के लिए जगह बना गई। इसकी इस हरकत पर इन्हें खांसी का शदीद दौरा पड़ा, जिसे मुकम्मल नजरअंदाज करता वह सुकून से मुस्कुराता हुआ इसके बराबर में आन बैठा। जमल कुछ और सिमट गई, जिसे महसूस करता जामिन कुछ और फैल कर बैठा। इसका हाथ टच करता हुआ शरारत से बोला। अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बहुत तेज जा रहे हो बेटा, मत भूलो कि हम भी यही हैं। हाशिम ने इसकी चोरी को साफ पकड़ा था, जिस पर जामिन हंसने लगा। हाँ भाई जावियार, तुम सुनाओ, फूफो कैसी हैं? जामिन को जावियार की जानिब मुतवज्जो देखकर इन सब ने अपनी की जानिब तवज्जो की। जैसे ही जमल ने अपने कप से चाय का सिप लिया, जामिन ने हाथ बढ़ाकर बहुत नरमी से इसके हाथ से कप लिया और चाय पीने लगा। जामिन की इस हरकत पर वो सटपटा कर सबको की तरफ देखती हुई, माँ किसी ने देख न लिया हो, बुरी तरह ब्लश करते हुए झुंझलाई थी। बहुत छिछोरे हो तुम जामिन। जवाब में जामिन ने दाईं आंख दबाकर शरारत से इसे छेड़ा था, मगर वो मजीद चिढ़ गई थी। नाक सुखेड़ते जमल इससे जरा सा फासले पे हुई तो जामिन फासला कम करके दोबारा इसके करीब हुआ। हाँ, जमल बुरा सा मुंह बनाती उठकर वहां से जाने लगी थी जब जामिन ने इसका हाथ थामकर जाने से रोका था। अच्छा सॉरी, बैठ जाओ। और जमल सादतमंदी का मुजाहरा करती वापस बैठ गई। जी अम्मा जी, आपने बुलाया? मरियम सवेरा बेगम के कमरे में दाखिल होते हुए बोली, जहां आमना पहले से ही मौजूद थी। हाँ आओ छोटी बहू, बैठो हमारे पास। जी कहिए, वो बैठते हुए बोली। मैंने फैसला किया है कि हाशिम और फजर की शादी कर देते हैं। वो सीधे मुद्दे पर आई थी। मरियम ने एक नज़र आमना को देख कर कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, एक बार बच्चों से मैंने फैसला सुना दिया है। इस घर में वही होता है और वही होगा जो मैं चाहती हूँ, इसलिए अब शादी की तैयारियां करो। सवेरा बेगम मरियम की बात खत्म होने से पहले ही बोली। जी बेहतर, तुम बेफिक्र हो जाओ, फजर मेरी भी बेटी है। आमना मरियम के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली तो मरियम सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। वो दोनों कमरे से बाहर निकली तो दरवाजे की साइड पर जमल को खड़े पाया, जो हैरान होती नजरों से इन्हें देख रही थी। वो किचन में नगेट्स फ्राई कर रही थी और मरियम बेगम सब्जियां काट रही थी। जब मुलाजमा ने आकर बताया कि इन्हें सवेरा बेगम ने बुलाया है, जमल को तजस्सुस के मारे वहां बात सुनने गई थी, क्योंकि ऐसे बंद कमरे में मीटिंग बहुत कम हुई होती थी। और इनकी बात सुनकर तो जमल पर हैरत के पहाड़ टूट गए थे। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? ऐसा नहीं हो सकता। हाशिम फजर से शादी का सुनते ही भड़क गया था। क्यों, क्या मसला है? जवाद साहब बोले थे। अबू प्लीज आप तो मुझे समझे। वो बेबसी से बोले। बेटा वो इतनी प्यारी बच्ची है, तुम इसके साथ खुश रहोगे। इन्होंने हाशिम को समझाना चाहा। अम्मी मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, इसने सर झुकाकर कहा, जबकि आमना बेगम ने बैठकर अपना सर थाम लिया। जो अम्मा जी ने कहा है वही होगा, और मोहब्बत निकाह के बाद भी हो जाती है। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा, और ये बात इस कमरे की चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। जवाद अहमद फैसला सुनाकर चले गए थे, और इस घर के मकीनों पर फर्ज था जो फैसला एक बार सुना दिया जाता था इसे किसी की मौत से भी तब्दील नहीं कर सकते थे। क्या वो बहुत खूबसूरत है हाशिम भाई? हाशिम लॉन में बैठा सोचों में गुम था जब वहां अमल आई थी। इसे सोचों में गुम देखकर बोली तो हाशिम ने चौंक कर इस सर उठाया। कौन? वो अनजान मरा जिससे आप मोहब्बत करते हैं? वो साफ गोई से बोली तो हाशिम ने सर झुका लिया। पता नहीं, मगर इससे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं लगता। जमल मुस्कुराई। अब क्या करेंगे आप? पता नहीं, दांतों के सामने कुछ नहीं बोल सकता। वो बेबस दिखाई देता था। एक चुप की खातिर 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी हाशिम भाई, और इसके बाद जाने कितनी होंगी, और आने वाले वक्त से खौफजदा लगती थी। मैं इसे छोड़ भी दूं जमल, मैं मोहब्बत से मुंह मोड़ लूं, लेकिन वो चुप हो गया। लेकिन जमल ने पूछा। बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, मैं इसका जहनी आदी हो गया हूँ, और ये मोहब्बत हो जाने से ज्यादा खतरनाक है। जमल चुप रही और इस वक्त खुद मुश्किल में थी। वो सब कुछ जानती थी, फजर के दिल में हाशिम के लिए पसंदीदगी को, कि फजर ने कभी इकरार नहीं किया था, मगर वो बहन थी, जानती थी सब कुछ। जमल शुरू से जानती थी कि हाशिम किसी और को चाहता है। इसने एक दफा इसे कॉल पे बात करते सुन लिया था। मुझे पता है वो कभी मेरी नहीं हो सकती, ये भी जानता हूँ इसके होते हुए भी मैंने किसी और से मंसूब हो जाना है। वो कभी किसी सूरत मुझे नहीं मिल सकती।
सकती, मगर तुम वादा करो ये बात किसी को नहीं बताओगी। जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो, सब वक्त पे छोड़ दो। हाशिम ने जमल की जानिब देख कर कहा तो वो बस सर हिला गई। वो हल्का सा मुस्कुराकर अंदर की जानिब बढ़ गया। जो रोते हुए मुस्कुराया था, इसने कुछ तो छुपाया था। सुनते ही अमल ने घर में शोर डाला हुआ था। सब बहुत खुश थे। आपी मैं आ जाऊं? जमल ने इजाजत चाही। हाँ जमल आ जाओ। फजर अपने कमरे में की बालकनी में खड़ी थी। आप खुश हैं हाशिम भाई से रिश्ते पे? हाँ मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सारी कायनात मिलने वाली है। मैं इतनी खुश हूँ जमल कि मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। फजर खुशी से इसके गले लगते हुए बोली तो जमल आंखें नम हो गई। अल्लाह आपको खुश रखे, वो खुद को कंपोज करके बोली। आमीन। फजर मुस्कुराई। कहाँ हो यार तुम? जमल कमरे में आई तो वहां जामिन को मौजूद पाया। वो चौंकी। यही हूँ, लग तो नहीं रहा। वो चलता हुआ इस तक आया। क्या हुआ, कोई काम था? जमल ने पूछा। तुम कल शाम से मुझे इग्नोर कर रही हो जमल। वो खफा हुआ। नहीं जामिन, ऐसा कुछ ऐसा ही है। कल रात तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने उठाई नहीं। सुबह से अपनी शक्ल नहीं दिखाई तुमने, ये क्या है? वो इसकी बात काटते हुए बोला। जामिन मैं कमरे में नहीं थी। कहाँ थी? बाहर लॉन में हाशिम भाई के साथ। क्या बात कर रही थी? वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में डालते हुए बोला। वो चुप हो गई। बोलो जमल। वो वैसे ही बोला, संजीदगी आंखों में नाराजगी लिए। सॉरी। वो अपने कान पकड़कर बोली। मैं पूरी वजह जानना चाहता हूँ जमल। हर मंजर में, हर रिश्ते में, और जहां मुझे लगे कि मुझसे ज्यादा भी कोई अहम है, मैं वहां से हट जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद परस्त हूँ, हाँ, लेकिन जहां मुझे जितना प्यार मिलेगा वहां जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो इसके हाथ कानों से हटाता हुआ बोला और वहां से निकलता चला गया। तुम कॉलेज नहीं गई? जामिन पहुंच में आया, वहां जमल को इसकी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा हुआ पाया। सुबह से देखकर जामिन को खुशगवार हैरत हुई थी। नाराजगी पल में हवा हुई थी। सुनहरी आंखें चमक रही थी। होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में डले थे। हाँ वो क्या है ना, मेरा बॉयफ्रेंड नाराज है मुझसे। वो राजदाना अंदाज में सरगोशी करते हुए बोली। इसके अंदाज पर वो मुस्कुराया। तो ऐसे काम ही क्यों करती हो कि वो नाराज हो? जामिन इसके बाल खींचता हुआ बोला। तुम अपने बाल बढ़ा लो ना, फिर खींचते रहना उन्हें। जमल अपने बाल दुरुस्त करते हुए बोली। अस्तगफिरुल्लाह। जामिन हंसा। हाँ तो मेरे बालों के पीछे पड़े रहा करो। वैसे तुम शायद मुझे मनाने आई थी। जामिन एक हाथ इसकी साइड पर गाड़ी पे रखते हुए बोला। हाँ लेकिन लग रहा है अब जरूरत नहीं है। जमल सर हिलाते हुए बोली। क्यों नहीं है? मैं अब भी नाराज हूँ। वो गर्दन अकड़ा कर मसनूई खफगी जाहिर करते हुए बोला तो जमल हंसने लगी। हाँ मैं आई तो तुम्हें मनाने ही थी, मगर खफा से बहुत अच्छे लग रहे हो। वो शरारत छुपाते हुए संजीदगी से बोली। आंखें हनूज शरारत लिए हुई थी। इसकी शरारत समझता वो इसके करीब हुआ। सोच लो, वैसे तुम इतना तैयार होकर जाते हो? वो वहां से हटते हुए बोली तो जामिन इसकी बात और जगह बदलने पर मुस्कुरा दिया। हाँ क्यों, किसकी शादी है जो इतने तैयारी? जमल इसकी तैयारी देखते हुए बोली। चमकते हुए ब्लैक ट्राउजर के साथ ही इसने ब्लैक पैंट शर्ट पहनी हुई थी। चमकते हुए ब्लैक शूज के साथ ही इसने ब्लैक पैंट शर्ट पहनी हुई थी। कंट्रास्ट में रेड टाई, एक हाथ में कोट पकड़े हुए था। बाल नफासत से सेट किए हुए थे। सुनहरी आंखों में चमक और होंठों पर मबहम सी मुस्कुराहट लिए थी। वो बहुत दिलकश लग रहा था। जमल ने फौरन निगाहें इस पर से हटा ली। इसे डर हुआ कि कहीं इसी की नजर न लग जाए। वो कदम कदम चलती इस तक आई, फिर जरा सा ऊंचा होकर अपने हाथ इसकी जानिब बढ़ाए। जामिन न समझी में इसे देखने लगा। दोनों हाथों से इसके बाल बिगाड़ते हुए बोली। भूत लग रहे हो, और अंदर की जानिब दौड़ लगा दी। इसका बदला लूंगा मैं। वो बाल ठीक करते हुए बोला, फिर इसकी हरकत पर खुद भी हंस दिया। यार एक कप चाय मेरे लिए भी। जमल चाय बना रही थी तब अमल किचन में पानी पीने आई थी। इसे चाय बनाता देखकर शरारत से बोली तो जमल ने इसे घूरा। वैसे बहुत ही मजा आया था मुझे। कितना रोमांटिक था सब कुछ। तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय और मैं और जहान सिकंदर। वो दोनों हाथ बाहम मिलाते मजे से अपनी दुनिया में मगन बोली जा रही थी। जब जमल ने तब कर एक गिलास ठंडा पानी इस पर उंडेल दिया तो वो हड़बड़ा गई। दुनिया में वापस आ जाओ, तुम बस जलती रहा करो मुझसे। रुको तुम जरा। अमल पूरी बोतल लेकर इसके पीछे भागी तो जमल भी किचन से बाहर भागी। बाबा इस पागल से बचा ले मुझे। सामने से आते अफंदी साहब को पीछे छुपकर बोली तो वो हंसने लगे। क्या हुआ भाई, और आप क्यों ये भीगी बतख बनी हुई हैं? वो अमल को देख कर बोले तो वो गश खाकर रह गई। बाबा ये गलत बात है, और ये इसने पानी डाला है मुझ पर। वो जमल को घूर कर बोली। बाबा ये दूर कहीं तुर्की के ख्वाबों में थी, मैंने सिर्फ जगाया है इसे। तुर्की के क्यों? अमल गड़बड़ा गई। बाबा आजकल इसका तुर्की जाने का दिल चाह रहा है इसलिए। अच्छा भाई आप दोनों लड़े, हम आते हैं अभी। वो कहकर चले गए। कमीनी औरत, मुझे बनवाना है क्या तुमने? अमल इसके बाजू पर मार कर बोली। दुआएं दो मुझे, इस कड़े वक्त में तुम्हारे जहां से मोहब्बत का आखिरी सहारा हूं मैं। जमल सर झटक कर बोली। दफा हो परे। अमल ने मुंह बनाया। जमल जाकर देखो तो नीचे शादी की तारीख तय हो रही है। फजर ने आकर जमल से कहा। वो चौंकी। इतनी जल्दी?
हाँ क्यों कोई मसला है? खजर एकदम परेशान हुई। नहीं आपी, अमल से नीचे वो सुन लेगी, अमल है नीचे, वो सुन लेगी। ठीक है। फजर खामोशी से बाहर निकल गई, जबकि जमल सर थाम कर रह गई। वो परेशान थी आने वाले वक्त से खौफजदा। इसे डर था अगर शादी हो जाती तो हाशिम बखुशी इस शादी को नहीं निभाएगा। वो इसकी जिद और अखड़ तबीयत से वाकिफ थी। ऐसे में फजर का क्या होगा, वो क्या करेगी, इनके रिश्ते से और कितने रिश्तों पर असर होगा, और खुदा न खास्ता कुछ गलत हो गया तो कहीं जमल और जामिन का रिश्ता। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ सोचना ही नहीं। वो सोचों से निकली, मगर इसे एक डर लाहक हो गया था। ओए होए, 25 दिन बाद की डेट फिक्स हुई है। अमल खुशी से चिल्लाई तो सब हंस दिए। जमल ने एक नजर हाशिम को देखा तो वो इसे देखकर मुस्कुरा दिया, मगर वो चाह कर भी मुस्कुरा न सकी। जाओ जमल, किचन से मिठाई ले आओ, सवेरा बेगम ने कहा तो वो जी कहकर उठ गई। हाँ चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जावियार भी इसके साथ खड़ा हो गया। इसके हाथ सलामत हैं और मिठाई कोई भारी नहीं है। जामिन अचानक ही बोल पड़ा। बड़े जो अपनी बातों में मगन थे, इसकी बात सुनकर लाउंज में एकदम खामोशी छा गई थी। जमल गड़बड़ाकर किचन की जानिब चल दी, जबकि जावियार जामिन को जबान चढ़ाता जमल के पीछे गया, और जामिन ने जब्त से मुठियां बीच ली। क्या हो गया है, ऐसे देख रहे हैं सब? वो सबको देखते हुए बोला, चल तू मेरे साथ चल। हाशिम ने वो जेलस हो रहा है ना। हाशिम ने इसे अपने साथ चलने को कहा तो वो उठ खड़ा हुआ। जाते जाते एक कहर बरसाती नजर वो किचन पर डालना न भूला था, और इसकी हरकत पर फजर और अमल ने बमुश्किल कहका जब्त किया था। ये क्या हो रहा है जमल? जवियर किचन में आते हुए बोला। ये तो तुम बताओ, क्यों तंग करते हो इसे? जमल ने घूर कर कहा तो वो हंस कर कहने लगा, कसम से यार, उसके एक्सप्रेशन एंजॉय करने वाले थे, तुम भाग कर पहले ही आ गई। सुधर जाओ तुम, चलो अब। जमल भी हंस पड़ी थी। वो जेलस क्यों होता है इतना? वो दोनों हंसते हुए किचन से बाहर निकले। ये देखकर जामिन के तन बदन में आग लगी थी, जिसे जावियार खूब इंजॉय कर रहा था। चलो मैं सबको खुद खिलाता हूँ। जावियार ने जमल के हाथों से मिठाई लेते हुए शरारत से एक आंख दबाई तो जमल ने इसे घूरा। तुम बैठो, इतनी भारी मिठाई लेकर आए हो, थक गए होगे, जामिन ने दांत पीसते हुए कहा। इसके हाथों से मिठाई लेते हुए कहा और सबको खिलानी शुरू की। अब वो जमल की तरफ आया तो जावियार भी बोल पड़ा, वो मीठा नहीं खाती। अब अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो मुंह बंद रखो, बिल्कुल। वो इसे घूर कर बोला, मुंह खोलो। फिर जमल को नरमी से मुखातिब किया, मगर इसकी आंखों में गुस्सा देखकर जमल ने जल्दी से मिठाई खा ली, जबकि अमल और हाशिम ने बेसाख्ता कहका लगाया। जामिन, वो सिर्फ मजाक कर रहा था। जमल मुसलसल हंस रही थी, जिस पर जामिन मजीद तप रहा था। तुम हंस लो। नहीं नहीं, हंस लो। वो इसके कहने पर चुप हो गई तो वो गुस्से से बोला, जामिन से मजाक था यार। वो एक घंटे से इसे मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी बातों पर हंसी जाती थी, जिस पर जामिन मजीद खफा हो जाता था। तो मैंने कुछ कहा है क्या? वही अंदाज हनूज कायम था। यार वो बेचारा तो, खबरदार जो इसको बेचारा कहा, कमीना। जामिन ने दांत पीसते जमल ने हंसी जब्त की। ठीक है, जब मुंह ठीक सही हो जाए तो आ जाना बाहर, बैठी रहो चुप करके, कहीं नहीं जा रही तुम। वो इसे घूरते हुए बोला। ये सही है वैसे। जमल को नचारा वहीं बैठना पड़ा। अब वो इससे नाराज भी नहीं कर सकती थी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, जामिन एक बात पूछूं? बोलो। वो फाइल में मसरूफ था, फाइल साइड पर रखकर बोला, अगर कभी ऐसा हुआ कि। वो चुप हुई। कि? जामिन ने पूछा। कि सब कुछ खराब हो गया, मतलब सबकी आपस में? वो चुप हो गई। वो नहीं कह सकी कि तुम्हारे भाई और मेरी बहन के रिश्ते से हमारा रिश्ता कितना असरअंदाज होगा, मगर वो जामिन था, जामिन जवाद अहमद, जो इसे जानने के दावे करता था, जिसको इसकी सोच तक रसाई थी, तो वो कैसे ना जानता कि वो क्या खच्चा लिए बैठी है। हम कभी अलग नहीं होंगे, मैं होने ही नहीं दूंगा, वो यकीन से बोला। तो जमल ने महज से मुस्कुराने पर इक्तफा किया। मैं जानता हूँ तुम्हें हर परेशानी या मसले में मेरा मैं हूं ना सुनने की ऐसी आदत पड़ी है कि जब तक मेरे सामने मन का गुबार ना निकाल लो, जिंदा महसूस नहीं कर पाती। सब के लिए मगरूर सी लड़की दर हकीकत किस कदर कमजोर है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो इसका हाथ थामते हुए बोला, ये बेइज्जती थी कि तारीफ? जमल ने नाक चढ़ाकर कहा तो वो हंसने लगा। कुछ भी समझ लो। तभी दरवाजा नॉक करके अमल अंदर आई। अगर रोमांस हो गया हो तो चलकर खाना खा लें। जमल, तुमने मुझे धोखा दिया, अफसोस बेवफा लड़की। अमल के पीछे से जावियार भी नमदार होते हुए बोला, तो रुक, तेरी मोहब्बत की चाह मैं पूरी करता हूँ। जामिन इस तक पहुंचा, मगर इससे पहले जावियार ने दौड़ लगा दी थी। आपने निकाह का ड्रेस लेने जाने के से इनकार क्यों कर दिया? हाशिम लेटा हुआ अपनी सोचों में मगन था जब जमल वहां आई थी। जामिन भी वहीं मौजूद था। क्यों? कि मेरा दिल नहीं चाहा। हाशिम भाई, आपका निकाह हो रहा है, ये ईद का सूट लेने जाने की बात नहीं हो रही। जमल ने इसे समझाना चाहा। की फर्क पड़ता है जब मेरे लिए है, ये सब माने ही नहीं रखता। एक मिनट, कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? जामिन ने सवाल किया। पूछो इन्हीं से, बल्कि समझाओ इन्हें। ये रिश्ता बाखुशी निभाएंगे तो ही ये शादी होगी, वरना अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बाद के रोने से बेहतर है कि अभी रो लिया जाए। जमल गुस्से से सब कहकर चली गई। भाई ये सब क्या हो रहा है? जामिन ने पूछा। तो हाशिम लफ्ज पर लफ्ज इसे सब बताने लगा, और जामिन हैरान परेशान सा सब सुनता रहा। और आप शादी कर रहे हैं?
تو میں کیا کروں زامن؟ وہ بے بس تھا۔ دادوں سے بات کریں یار، تم جانتے ہو وہ نہیں مانیں گی تو پھر یہ کہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ ہاشم سر نفی میں ہلانے لگا۔ چوائس ہے بھائی، ابھی آپ کے پاس چوائس ہے، مگر بعد میں نہیں ہوگی، ابھی بھی وقت ہے۔ وہ اسے سوچنے کے لیے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ زامن باہر لان میں آیا تو جمل کو ان سب کے بیچ میں بیٹھا ہوا پایا۔ وہ ڈائریکٹ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے کر آیا اور ساویار زور سے سیٹی بجانے لگا۔ تم تو منہ بند کرو اپنا۔ امل نے اس کا بازو پر دھپ رسید کی اور بس پھر امل اور زاویار بن گئے ٹام اینڈ جیری۔ میں نے بھائی کو سمجھایا ہے، زامن نے بات شروع کی، میں انہیں 1000 دفعہ سمجھا چکی ہوں۔ زمل نے جواب دیا، یار زمل تم جانتی ہو ان کے لیے یہ سب کتنا مشکل ہے، ابھی اتنا اچانک اتنا بڑا چینج۔ زامن ابھی ان کے لیے مشکل ہے، بعد میں سب کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، میں جانتا ہوں مگر تم بھی سمجھو، نہیں انہیں کچھ سپیس دو، تم بھی جانتی ہو مجھے یہ سب تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، مان ہر کسی پر نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم کھلی کتاب نہیں ہوتے، ہر کسی کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی، کبھی کسی ہجوم پر نگاہ نہیں رکھتی، نظر کسی ایک پر ہی ٹکتی ہے، دل کوئی نامعلوم چیز نہیں جو ہر کشتی کو پناہ دیتا چاہتا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا، ہاں تمہیں تو فلاسفر ہونا چاہیے تھا۔ وہ شرارت سے بول کر ہنسنے لگی۔ زامن بھی سر نفی میں ہلاتے ہوئے ہنس دیا، کیا یار آپ کیوں ڈریس لینے نہیں جا رہی؟ امل کب سے فجر کو منا رہی تھی مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ہاشم کی بےدلی دیکھ کر اس کا بھی جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ مجھے تنگ نہیں کرو امل، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ آپ ہی کی شادی ہے یار، تھوڑا سیریس لے لو شادی کو، شادی ہے یہ کالج کی فیئر ویل پارٹی نہیں ہے یار، خدا کو مانو۔ امل تم چلو میں ان کو لے کر آتی ہوں، زمل کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، جلدی آنا میں ہاشم بھائی کو تیار کرواتی ہوں۔ امل اس کے کان میں سرگوشی کر کے جلدی سے باہر بھاگی۔ کیا ہوا ہے آپی؟ زمل اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی زمل۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ میں بھی روک سکتی ہوں لیکن ساری زندگی نہیں روک سکتی۔ نہیں آپی وہ ہاشم بھائی، بس کر دو زمل، مجھے سب معلوم ہے، میں ہاشم اور زامن کے درمیان ہونے والی گفتگو سن چکی ہوں۔ فجر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ زمل نے سر جھکا لیا۔ فجر نے کہنا شروع کیا، پتہ ہے ہم خود کو اذیت میں خود سے ہی ڈالتے ہیں، کسی ایسے انسان کے سامنے اپنے جذبات ضائع کر کے جو ان لفظوں کو سمجھے گا ہی نہیں، اس پر محبت یا محبتوں بھرے جملے ضائع کر کے واپسی کی توقع رکھتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ اس نے ہمیں رلایا۔ ارے نہیں، ہماری توقعات ہماری تکلیف کی وجہ بنتی ہیں۔ میں نے خود کو سمجھا لیا ہے، اپنی خوشی کو خود میں ڈھونڈنا ہے، دوسروں میں نہیں۔ فجر کہتے ہوئے رو پڑی تھی۔ زمل نے فوراً اسے گلے لگایا، مگر آپ ہی کسی کو محبت کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ محبت بھرے جملے نچھاور کر رہے ہیں تو یہ آپ کی محبت ہے، اگر وہ اچھا جواب نہیں دے رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قابل ہی نہیں ہے۔ پھر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ اس نے تکلیف دی، حالانکہ محبت کرنا یا نہ کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ دل کے رشتے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہے زمل، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ فجر اس کے گلے سے لگتے بولی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپی؟ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ زمل نے اسے یقین دہانی کروائی۔ بابا میں آ جاؤں؟ زمل نے اجازت چاہی۔ آ جاؤ میری بیٹی، وہ بہت محبت سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ یہ ان کی ہمیشہ کی عادت تھی، وہ اپنی تینوں بیٹیوں پہ جان نچھاور کرتے تھے۔ ارے بیٹھیے افندی صاحب، کھڑے کیوں ہو گئے؟ زمل شرارت سے بولی۔ بابا ہاں بدتمیز۔ وہ بیٹھے تو 2 منٹ زمل چپ رہی، وہ ڈر رہی تھی، اس نے زامن سے بھی بات نہیں کی تھی، جانے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ وہ سوچنے لگی، کیا بات ہے زمل؟ بابا وہ بات یہ ہے کہ ابھی زمل کچھ بولتی اس سے پہلے مریم بیگم وہاں آئی، نیچے چل کر دیکھیے کیا کارنامہ انجام دے کر آئے ہیں بتیجے۔ وہ نخوسے سے بولی، کیا ہوا ماما؟ زمل نے پوچھا۔ ہاشم لڑکی لے کر آیا ہے۔ لڑکی کیا مطلب؟ وہ ٹھٹکی، دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی اور ان دونوں کو کچھ کرنے کہنے یا سننے سے پہلے وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی تھی۔ بتاؤ برخودار یہ کون ہے؟ وہ لانچ میں آئی تو دادوں کی گرجدار آواز گونج رہی تھی۔ ہاشم ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا اور ان کے ساتھ ایک طرف زاویار کھڑا تھا اور ایک طرف زامن۔ زمل نے زامن کی طرف دیکھا تو وہ اس پر سے نظریں پھیر گیا۔ کیا پوچھا ہے تم لوگوں سے؟ کون ہے یہ؟ جواز صاحب غصے سے دھاڑے تھے۔ امل فجر کا ہاتھ تھامتے کھڑی تھی جو کسی بھی وقت گر جاتی۔ بابا بھائی نے آپ لوگوں سے کئی دفعہ بات کی مگر آپ نے سنا ہی نہیں، تو ہم نے بھائی کا نکاح کروا دیا ہے، یہ زینب ہے۔ زامن نے بتایا۔ سب کو شدید حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا اور جواز صاحب نے ایک زوردار تھپڑ ہاشم کو لگایا تھا۔ سب چپ تھے۔ یہ تربیت کی تھی ہم نے تمہاری کہ ایک لڑکی کو بھگا لاؤ اور تم قاضی صاحب اپنے بھائی کا نکاح پڑھواؤ کہ آئے ہو؟ بہت خوب، تو اب اس گھر میں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے ہاشم کے ساتھ ساتھ زامن کو بھی دھکا دیا جو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ بس کیجیے ابو، زندگی میں نے گزارنی ہے تو میں کیوں اس سے شادی کروں جسے میں پسند ہی نہیں کرتا؟ ساری زندگی دادوں کے فیصلے کے آگے سر چکایا ہے آپ نے، اب کم سے کم ہماری تو نہ قربانی دیں۔ ہاشم بھی چیخ کر بولا، واہ بیٹا بہت خوب، یہ تربیت کی ہے تم نے ان کی۔ دادو بھی تیز لہجے میں بولی، اور تم بہو رانی کس نیچ خاندان سے ہو؟ وہ زینب سے مخاطب ہوئی۔ دادو بس بہت ہوا، میں ایک لفظ نہیں
किसी का बर्दाश्त करूंगा, बीवी है ये मेरी, समझे आप। हाशिम हर एक से लड़ रहा था, वो गलत कदम उठा चुका था तो अब नताइज भी तो भुगतने थे ना। जबान तो देखो लाडले की, हज करके आए हो ना, शाबाश, बहुत खूब किया। कह सकते हैं जब माँ ने ही ऐसी तरबियत की है। आज से मेरी सिर्फ 3 पोतियां हैं, कोई नवासा नहीं, कोई पोता नहीं, मर गए सब। और मुझे फखर है कि मेरा बेटा नहीं है। इस सब में अफंदी साहब पहली बनपा बोले, आपी। अमर चिल्लाई। फजर इसके बाजू में झूल गई थी, सब भागते हुए इसकी तरफ गए। जामिन और जावियार ने इसे पकड़ना चाहा तो अफंदी साहब बोले, इसे हाथ मत लगाना, अभी मेरे बाजू में इतना दम है कि अपनी औलाद संभाल सकूं। वो फजर को लिए बाहर की तरफ भागे। अफंदी साहब, जवाद अहमद, मरियम बेगम और जमल अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जब डॉक्टर बाहर आई, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? मरियम बेगम बोली, घबराने की बात नहीं है, पेशेंट का बीपी बहुत लो हो गया है, जिस वजह से वो बेहोश हो गई हैं थी, ड्रिप लगा दी है, बीपी नॉर्मल होगा तो वो होश में आ जाएंगी। डॉक्टर ने बताया तो सबको तसल्ली हुई। जमल ने मरियम बेगम को थाम कर वहां मौजूद बेंच पर बिठाया, जबकि अमल घर पर दादों के पास थी। मामा, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? मेरी बेटी की शादी टूट गई है, अस्पताल में पड़ी है वो, कैसे परेशान ना हो? वो कहते हुए रोने लगी। माँ थी ना, बेटी का गम इन्हें रुला रहा था। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो हाशिम सीधा बेड पर जाकर लेटा। आई एम सॉरी, वो कुछ दादों ने कहा। हाशिम इसका हाथ थाम कर बोला, कोई बात नहीं, हमने जो किया है इस पे ये सब सुनना तो मिलेगा। वो फीका सा मुस्कुराई तो हाशिम ने इस बात में सर हिलाकर आंखें मूंद गया। जमल सुबह जवाद साहब के साथ घर आ गई थी। फजर का बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा था, वो होश में आ गई थी, मगर अभी भी कमजोरी बहुत थी, वो उठ नहीं पा रही थी, जिसके बाद डॉक्टर ने 2 दिन अस्पताल में रुकने का ही कहा था। कैसी हैं आप ही? फजर को देखकर अमल ने इसकी जानिब लपकी। जवाद साहब जमल को देखकर अमल इसकी जानिब लपकी। जवाद साहब वहां से चले गए थे। ठीक है, अब तुमने नाश्ता किया? जमल ने पूछा। नहीं, मुझे कहाँ आता है बनाना। वो फीका सा हंसकर बोली, आओ चलो मैं बनाती हूँ। जमल किचन की जानिब बढ़ती हुई बोली तो अमल भी इसके पीछे पीछे चलती। वो दोनों नाश्ता करके किचन से निकली तो सामने से जामिन, हाशिम और जैनब को आते देखा। वो दोनों इन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी तो हाशिम ने जमल को आवाज दी, फजर कैसी है? कैसी होनी चाहिए वो? जमल ने जवाब देने की बजाय सवाल किया। मैं शर्मिंदा हूं, मगर आपकी शर्मिंदगी से बात तो नहीं बनती, मगर अब आपका कोई ताल्लुक नहीं कि वो जिंदा है या मर गई है। जमल ने जवाब दिया और एक नज़र जैनब को देखकर बोली, शादी मुबारक हो। इस सब में वो जामिन को मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुई थी, जिसे वो वहां था ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जमल, अमल चिप्स खाते हुए बोली। वो दोनों आज कॉलेज आई थी और अब क्लास ना होने की वजह से कैंटीन में मौजूद थी। घर पर वो कोई बात नहीं कर सकती थी। मुस्तकिल वो दोनों फजर के साथ मौजूद थी। हर वक्त कोई ना कोई ऊट पटांग बातों से इसी को हंसाती रहती। मुझे सब पता था अमल। क्या मतलब? ये मत कहना कि तुम जानती थी कि हाशिम भाई शादी करने जा रहे हैं। अमल को उसके बात पर धचका लगा, जब ही आगे होते हुए बोली, पागल हो क्या? सर न फाड़ देती थी मैं इनका। जमल गुस्से से बोली, अच्छा बाकी सब तो मुझे भी पता था कि वो जैनब को चाहते हैं। तुम कैसे जानती हो? वो पूछने लगी। तुम लोगों से ज्यादा मैं इनकी क्लोज थी शायद, मगर मैं इनको माफ नहीं करूंगी। और खबरदार जो जामिन भाई से बात की हो तो भूल जाओ अब उन्हें। अमल याद आने पर बोली। इसकी बात पर जमल ने तड़प कर इसे देखा। बाकी सब के लिए कितना आसान होता है ना कि इसे भूल जाने का कह देना। हाँ, मैं नाराज हूं इससे। जमल अपने हाथों को घूरते हुए बोली। अमल ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। वो समझ नहीं सकी कि जमल खुद को बावर करवा रही थी या खुद को हिम्मत दे रही थी। देखो जमल, जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, मगर तुम अब जानती हो कि शायद ही ऐसा मुमकिन हो जो तुम चाहती हो, वरना अब कोई चांस नजर नहीं आ रहा। खुद को समझाओ, हिम्मत करो। अमल इसके हाथ पर हाथ रखते रसानियत से इसे समझाने लगी। जमल आंखों में आई नमी को पीछे धकेल कर उठ खड़ी हुई। चलो क्लास में टाइम हो गया है। तो अमल भी सर हिलाती उठ खड़ी हुई। सॉरी। सलाम फूफो। वो दोनों कॉलेज से घर आई तो लाउंज में ही दादो और सबा बेगम मौजूद थी। इन्हें सलाम करके वो इन्हें के पास बैठ कर बातें करने लगी। थोड़ी देर में वहां जामिन और जावियार भी आ गए थे, जिसका किसी ने भी खास नोटिस नहीं लिया था। जामिन अपने सामने वाले सोफे पर मौजूद जमल को यकटक देखने में मसरूफ था। जब जावियार ने इसे कोहनी मार्केज का इत्तेकास तोड़ा, बस कर दे, कुछ शर्म कर ले, सबके बीच में ताड़ रहा है इसे, तो अपना काम करना। वो झुंझला कर बोला, देख भी नहीं रही वो तेरी तरफ। जावियार ने हंसकर कहा, नाराज है ना इसलिए। और वो मानेगी कैसे? वो पूछने लगा। इसको कोई नहीं मना सकता जब तक वो खुद ना मानना चाहे। जामिन अफसोस से बोला, बस कर, अफसोस ऐसे कर रहा है जैसे तेरे भाई ने नहीं, इसकी बहन ने भाग कर शादी की है। जावियार बकवास ना कर, वो खोकर बोला। अम्मा जी आ जाए, खाना लग गया है। आमना बेगम डाइनिंग टेबल पर सेट करते हुए बोली, तुम दोनों ने चेंज नहीं किया अब तक, जाओ चेंज करो जाकर। और जमल तुम फजर के साथ खा लेना, वो तुम्हारा पूछ रही थी। मरियम बेगम वहां आते हुए बोली। इनकी बात पर जामिन ने जावियार की जानिब देखा। अच्छा, मैं इन्हें लेकर आती हूँ। जमल बैग उठाते हुए बोली तो अमल भी उठ गई।
को कमरे में ही रहने दो। जैनब और हाशिम को आते देखकर मरियम बेगम ने मना करना चाहा। क्यों, इन्होंने भागकर शादी की है जो वो छुप कर बैठे? जबल ना चाहते हुए भी तल्ख होकर बोल पड़ी, जबकि जामिन ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। वो तो किसी कातिल को भी कातिल कहते हुए 100 दफा सोचती थी, तो अब इतनी तल्ख मिजाज कैसे हो गई थी वो? जबकि जैनब ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। आंखों में फौरन आंसू आए थे, जिन्हें छुपाने के लिए वो सर झुकाकर बैठी थी। आप ही चले खाना खाएं जलकर सबके साथ। वो कमरे में आते हुए बोली, यहीं ले आओ, हम तीनों साथ खा लेंगी। मुझसे उठा नहीं जा रहा। फजर बहाना करते हुए बोली, कब तक इस कमरे में कैद रहेंगी? जिन्हें शर्मिंदा होना चाहिए वो तो पूरे घर में दंदनाते फिर रहे हैं। जमल को गुस्सा आया। जमल जिद नहीं करो, आप 5 मिनट में उठ रही हैं, बस बहुत हुआ। और जब हम खुद ही इस शादी से इनकार करने जा रहे थे, फिर क्या फर्क पड़ता है कि क्या हुआ? बस उठें चलें। वो फजर का हाथ पकड़कर उठाने लगी। जामिन से बात हुई? फजर ने पूछा। नहीं, इसको माफ नहीं करना जमल। वो अपने भाई के लिए तुमसे रिश्ता दाव पर लगा गया, तो तुम अपनी बहन के लिए वो रिश्ता खत्म कर देना। जमल ने हैरानगी से इसकी जानिब देखा। एक पल को इसे फजर खुदगर्ज लगी, फिर यहाँ इसकी खुदगर्जी जायज थी। चलें खाना खाते हैं। वो दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए बोली, मुझे गलत मत समझना जमल, मगर यहाँ हाशिम को क्या पे बैक करने दो। वो अपने भाई पर जान देता है। मैं देखना चाहती हूँ, जब इसके भाई ने इसके लिए अपनी बचपन का इश्क दाव पर लगा दिया तो वो क्या करेगा। इससे मोहब्बत पर मेरे साथ तुम्हें सजा मिली है, तो वो भी तो सजा का हकदार हुआ ना। फजर ने कहा तो जमल ने महज गर्दन हिला दी। मत देख कर वो शख्स गुनाहगार है कितना, ये देख के तेरे साथ वफादार है कितना। वो दोनों खाने की मेज से पहुंची तो तकरीबन सब खाना शुरू कर चुके थे, सिवाय जामिन के। वो जमल का इंतजार कर रहा था और वहां मौजूद यंग पार्टी में सब जानते थे। ये इन दोनों की शुरू से आदत थी। दोनों में से टेबल पर एक भी मौजूद ना होता तो तब तक दूसरा खाना शुरू नहीं करता था। जमल, ये पानी का जग भर लाना। सबा बेगम ने इसे जग थमाया। जी पुप्पो, लाओ मैं लेकर आती हूँ, जैनब ने कहा तो जमल बगैर कोई जवाब दिए चली गई। सब ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर दोबारा खाने में मसरूफ हो गए। वो वापस आई तो फजर इसकी जगह पर ब्रिजमान थी, जो कि जामिन के बराबर वाली कुर्सी थी। वो जानती थी फजर जानबूझकर वहां बैठी थी, जब भी खामोशी से दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। खाने के दौरान जामिर से नजर मिली तो उसे देखकर मुस्कुराया, जिसे नजरअंदाज करके वो खाने में मसरूफ हो गई। हाँ जामिन बेटा, खूब मेहनत लगने वाली है तेरे, या पापड़ बेलने शुरू हो जा। जावियार इसका मुस्कुराना और जमल को नजरअंदाज करना देखकर बोला तो टेबल के नीचे से जामिन ने इसके पैर पर जोर से अपना पैर मारा तो दर्द से चीख उठा। सब ने इसकी जानिब देखा तो वो हंसने लगा। मिर्च खा ली गलती से, हालांकि मिर्चों वाले काम पे खुद करता है। अमल जमल के कान में आहिस्ते से बोली तो वो फीका सा मुस्कुरा दी। जामिन अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब सवेरा बेगम के कमरे से निकलती हुई सवेरा बेगम के कमरे से निकलती हुई जमल से टकराया। जमल का सर जामिन के सीने से टकराया तो इसे लगा जैसे किसी पत्थर से टकराया हो। उफ खुदा, जमीन अपना सर पकड़कर बोली। दिखाओ, लगी तो नहीं। जमीन अपना बाजू इसके गिर्द हमारे करके इसे गिरने से बचाते हुए बोला, अंधे हो, दिखता नहीं क्या? जमीन ने सर उठाकर कहा तो जामिन को अपने नजदीक देखकर जल्दी से पीछे हुई। ओके, आई एम सॉरी। वो इसका हाथ पकड़ते हुए नरमी से बोला तो जमल जो पहले ही टकराने पर रुखांसी हो गई थी, इसके नरम लहजे पर बाकायदा आंखें लबालब आंसू से भर गई। वो जानता था जमल परेशान थी, नाराज थी, जब भी इसे स्पेस दे रहा था ताकि इसका गुस्सा ठंडा हो तो वो इसे मना ले। वो वहां से जाने लगी जब जामिन ने इसका बाजू पकड़कर इसे जबरदस्ती अपने साथ अपने कमरे में ले आया। कमरे में लाकर इसने दरवाजा बंद किया और इसका हाथ छोड़ दिया। जामिन, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत काम है। जमल घबराते हुए बोली, क्योंकि जामिन इसके नजदीक खड़े से मुसलसल देख रहा था। एक दफा मेरी बात सुन लो, फिर चली जाना। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। वो दीवार की जानिब देखते हुए बोली, इधर मुझे देखो। वो उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करके बोला तो जमल ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि इन्हें आंखें बरसने को तैयार थी। हे रोना नहीं, तुम एक दफा मेरी बात सुन लो, मैं सब ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी। नहीं सुनना मुझे कुछ ठीक नहीं करना, मुझे करना नहीं, मुझे तुम पर ट्रस्ट, मुझे समझे, मुझे नहीं करना तुम पर ट्रस्ट, समझे? तुम जान छोड़ दो मेरी, खुदा के लिए। वो चिल्ला कर कहती अपना हाथ एक झटके से इससे छुड़वाकर वहां से निकल गई। पीछे जामिन इसके रिएक्शन पर शजदर रह गया। भूल से अगर कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भूल जाना, भूलना सिर्फ भूल ही को ही, भूल कर हमें ना भूल जाना। बस कर दो, अब क्यों रो रही हो? या तो इनकी सुन लेनी थी। अमल जमल के मुसलसल रोने पर चिढ़कर बोली, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। वो रोते हुए बोली, लो जी, करे कोई और भरे कोई, सर पर गन रखी थी तुम्हारे हमने। अमल दोनों हाथ कमर पर टिकाते हुए बोली, तुम लोगों को मैं इंसान नहीं लगती ना? आप ही अपना हुक्म सुनाकर चली गई, इसने सजा देना, तुम भूल के चली गई, इसे भूल जाओ। तुम बोलकर चली गई, इसे भूल जाओ। और वो कहता है सब सही कर दूंगा। मुझे बताओ मैं कैसे इससे दूर रहूंगी, और एक ही घर में ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अरे यार, मैंने तो एक अपनी तरफ से बात की थी, और आप ही को तुम रहने दो, जो तुम्हें सही लगता है वो करो।
کیونکہ جو بھی نتیجہ ہوگا وہ تمہیں ہی فیس کرنا ہے۔ عمل اسے سمجھانے لگی، مگر اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی اس کو۔ زمل نے اپنے آنسو پوچھے، کیا مطلب ہے؟ پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ عمل کو شدید حیرت ہوئی، وہ تو غصہ آ رہا تھا نا۔ وہ منہ بنا کر بولی، مرو تم پاگل عورت۔ عمل نے غصے سے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ مار کیوں رہی ہو؟ زمل نے تکیہ کیچ کیا۔ عجیب ہو یار تم لوگ، اس سے لڑنا ہے مگر اس سے دور نہیں جانا، ناراض بھی رہنا ہے، اپنی مرضی سے ہے اور روتے بھی رہنا ہے۔ وہ غصے سے چبا چبا کر بولی تو زمل ہنسنے لگی، اور آج ان لوگوں کی خالہ آ رہی ہے اپنے دونوں بچوں سمیت۔ عمل نے بتایا، کیوں بھائی؟ ہاشم بھائی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کا ولیمہ بھی تو کرنا ہے۔ اچھا، پھر تو وہ ردا بھی آئے گی؟ زمل کو سوچتے ہوئے بولی۔ عمل ہنسنے لگی۔ ردا کا دامن سے حد سے زیادہ چپکنے پر زمل کو وہ زہر لگتی تھی۔ پریشان نہیں ہو، اس بار ہم دونوں اس کو مزہ چکھائیں گے۔ عمل شیطانی مسکراہٹ سے جائے بولی۔ اس کا اشارہ سمجھ کر زمل نے بھی ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں تو آپ لوگ آ ہی گئے۔ ضامن اپنی خالہ زاد ردا اور حسن سے ملتا وہ زمل کے ساتھ 2 سیٹر صوبے پر آ بیٹھا۔ زمل پہلو بدل کر رہ گئی، اور ردا کیسی ہو تم؟ ضامن نے اپنی عادت کے خلاف مسکراتے ہوئے بولا، اور ردا تو اس کی مسکرا کر بات کرنے پر بھی خوشی سے پھولے نہ سمائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ضامن۔ زمل بیٹا جاؤ چائے بنا لو۔ سویرا بیگم نے کہا تو وہ کچن میں جانے کے لیے اٹھی۔ میں بھی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ زینب بھی اٹھی تھی۔ بھابھی آپ تھک جائیں گی، اس کو کرنے دیں، ضامن نے زمل کی جانب دیکھ کر کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ کیوں، وہ نہیں تھکے گی کیا؟ زینب مسکرا کر بولی، نہیں وہ ایلین ہے نہ اس لیے۔ ضامن کے بولنے سے پہلے ہی ردا بول پڑی، ہاں نا، جس سیارے سے یہ لوگ ہم بھی وہیں ہوتے ہیں۔ عمل نے جوابی کارروائی سے کہا، جس پر زمل نے کہکا لگایا، ارے ٹڈی تم کہاں چلی؟ زاویہ نے عمل کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر پوچھا، آپ نے مجھے ٹڈی کہا؟ عمل اپنی طرف اشارہ کر کے بے یقینی سے بولی، نہیں تو تمہارے علاوہ یہاں اور کون ہے؟ اور یہ آپ کہہ کر اتنی عزت؟ وہ صوفے پر بیٹھتا مزے سے کہا، ہاں تمہیں کہا ہے عزت راس آتی ہے، اور میں کوئی ٹڈی نہیں ہوں۔ عمل ناک چڑھا کر بولی، ہٹو ٹڈی تم ہو، ٹڈی تمہاری جتنی لڑکیاں 7ویں کلاس میں ہوتی ہیں کوئی دیکھ کر یقین کرے گا ہی نہیں کہ فرسٹ ایئر میں ہو۔ زاویہ سے مسلسل چڑھا رہا تھا، کوئی نہیں، میری ہائٹ 5'5" ہے اور بالکل نارمل ہے۔ عمل نے کہا، تو میں کب بولا کہ اب نارمل ہے؟ بس یہی کہہ رہا ہوں کہ اسکول جانے کی عمر میں کالج جا رہی ہو۔ زاویہ ہنس کر بولا، اچھا 1 کپ چائے بنا دو اور چینی کم رکھنا۔ زاویہ اس کے بولنے سے پہلے ہی دوبارہ بولا، زہر نہ ڈال دوں چینی کے بجائے؟ وہ تم خود اپنی چائے میں ڈال کر پینا ٹڈی، مرو تم۔ عمل پیر پٹک کر کہتی کچن کی جانب چلی گئی۔ وہ ہنسنے لگا۔ زمل اپنے کمرے میں آئی تو وہاں ضامن بیڈ پر نیم دراز ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زمل حیران ہوئی۔ تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ دیکھ لیا، اب جاؤ، جی بھر کر دیکھنے تو دو۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ زمل گڑبڑا گئی، کیا بدتمیزی ہے، نکلو یہاں سے، چلو۔ زمل دروازے کے پاس کھڑی ہو کر بولی، میں تو نہیں جا رہا، نکال سکتی ہو تو نکال کر دکھاؤ۔ وہ اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ کر بولا، تنگ نہیں کرو ضامن، میں نے کہا کچھ کیا؟ تم ہی سب کر رہی ہو۔ وہ کندھا چکا کر بولا، اور کچھ، اتنی پیاری لگتی ہو تم، منہ پھلائے ہوئے۔ وہ اپنی انگلیاں اس کے گالوں پر ٹچ کر کے بولا، ضامن۔ وہ سر پٹائی، کیا ضامن، کیوں لاپرواہی ہوتی جا رہی ہو میری طرف سے؟ تم جانتی ہو نا مجھے تمہارے بغیر رہنا نہیں آتا۔ وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے بولا، بولو چپ کیوں ہو؟ ہم کیوں ان کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں؟ اس کی خاموشی پر وہ دوبارہ بولا، تمہیں ایک دفعہ سوچنا چاہیے تھا ضامن، اس سب سے ہمارا رشتہ کتنا اثر انداز ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، میں نے کہا تھا نا ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے، میں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ وہ دونوں ہنوز اسی پوزیشن میں تھے۔ زمل نے کچھ کہنے کے بجائے آنکھیں موند لی تو ضامن کے چہرے پر تبسم بکھر گیا۔ جبھی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا کوئی، وہ دونوں فوراً سے پیچھے ہوئے تھے، اور آنے والے کو دیکھ کر پل میں زمل کا رنگ اڑا تھا۔ وہ دونوں ہنوز اسی پوزیشن میں تھے۔ زمل نے کچھ کہنے کے بجائے آنکھیں موند لی تھی تو ضامن کے چہرے پر تبسم بکھر گیا۔ اچھا، وہ آنے والے کو دیکھ کر پل میں زمل کا رنگ اڑا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ عمل شرارت سے اندر آتے ہوئے بولی۔ زمل چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے لگی، جبکہ ضامن سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا ہوا نفی میں سر ہلتا وہاں سے نکل گیا۔ کیا ہو گیا؟ عمل ہنسنے لگی، جان نکال دی تم نے میری۔ زمل بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، دل دھک دھک ہو رہا ہے کیا؟ عمل شرارت میں آہستگی سے بولی، بہت زور سے۔ زمل نے کہا تو عمل ہنسنے لگی۔ تم کیوں آئی تھی؟ زمل لیٹتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیوں، تمہارا مومنٹ خراب ہو گیا کیا؟ شٹ اپ عمل، زمل آنکھیں دکھا کر بولی، مگر اس کے ہونٹ ایک خوبصورت مسکراہٹ کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اوئے ہوئے، کوئی تو روک لو۔ عمل ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، نکلو یہاں سے، چلو۔ تم اٹھو، میں اور آپ شاپنگ پر جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ عمل اسے اٹھانے لگی، نہیں مجھے نہیں جانا شاپنگ پہ۔ وہ جو اٹھنے لگی تھی عمل کی بات سن کر واپس لیٹ گئی۔ چلو نا، مزہ آئے گا، چلو یار، زمل منہ بناتے ہوئے بولی۔ یار بس بھی کر دو اب۔ اور زمل تم تو آ ہی نہیں رہی تھی، اب ختم ہی نہیں ہو رہی تم لوگوں کی شاپنگ۔ وجہ جھنجھلا کر بولی، آپ فوڈ کورٹ میں جا کر بیٹھے ہیں، کچھ آرڈر کریں، ہم بس ابھی آئے۔ عمل نے کہہ کر زمل کا ہاتھ تھاما اور ایک شاپنگ شاپ کی جانب بڑھ گئی۔ حد ہے ویسے، پہلے ہی اتنی گرمی ہے،
फजर फूड कोर्ट की जानिब जाते हुए बड़बड़ाई। वो बेदहानी में चलती हुई आ रही थी और नतीजतन किसी से बुरी तरह टकराई थी। मुकाबिल ने बरवक्त इसे कंधों से थाम लिया, वरना यकीनन वो जमीन बोस हो जाती। उफ, सॉरी सॉरी, वो हजालत से बोली। इट्स ओके, आपको लगी तो नहीं? वो अपनी सुरमई आंखों से काली आंखों में देखता हुआ बोला। नहीं थैंक्स। वो हल्का सा मुस्कुराकर कहती आगे बढ़ गई। पीछे वो वहीं खड़ा इसे दूर तक जाते देखता रहा। ओह दानिश, वो गई। आ जा भाई इधर। वहां मौजूद इसके दोस्तों में से एक ने आवाज दी तो वो चौंक कर एक नजर इस तरफ डालकर जहां से वो गई थी इसकी जानिब चला गया। आप अपनी पेंटिंग्स दोबारा स्टार्ट कर देना। बाबा इस आर्ट कॉलेज का बता रहे थे ना? जमल बर्गर से खूब इंसाफ करते हुए बोली। हाँ ना आपी, वैसे भी घर पर क्या करेंगी? अमल ने भी साइड की। हाँ करती हूँ बाबा से बात। हाँ और वैसे भी अब हाशिम भाई का चैप्टर तो क्लोज है। अमल ने कहा तो दोनों ने इसकी जानिब देखा। क्या सही कह रही हो? जिस चीज का कोई सर पैर नहीं, इस हकीकत को कबूल कर लिया जाए तो बेहतर है। खुद को दिलासे देने से बेहतर है कि हकीकत का सामना करें। हकीकत पसंद बने, खुश फहम नहीं। आखिरी बात अमल ने फजर को देखकर कही थी। तुम मुंह बंद करो अपना। जमल ने इसे डपटा। सही कह रही है वो, फजर कहकर चुप हुई। मैं चाय लेकर आती हूँ, जमल ने कहा तो अमल हैरान हुई। यहाँ भी चाय? मेरी मत लाना, मेरे लिए ले आना। इसने फजर को सवालिया नजरों से देखा तो इसने सर हिलाकर कहा। आप ही अब बुरा मत मानिएगा। जमल के जाने के बाद अमल ने कहा। नहीं मेरी जान, तुमने जो सच है वही कहा। फजर ने इसका हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। तभी जमल का मोबाइल बजने लगा। अमल ने हाथ में लिया तो स्क्रीन जामिन का नाम से जगमगा रही थी। मैं आई। वो मोबाइल लेकर वहां से मुस्कुराती हुई उठी। पीछे फजर एक गहरी सांस लेती अमल की बातों को सोचते हुए बाहर की जानिब देखने लगी। याद रहेगा हमें भी ये दौरे हयात, क्या खूब तरसे थे एक शख्स की खातिर। ओए जमल, ये लो कॉल आ रही है। अमल इसके हाथ पर मोबाइल देते हुए बोली। कौन था जामिन? कौन था जामिन? जमल ने पूछा। अमल ने सर इस बात में हिलाया। आप ही ने तो नहीं देखा? इसने यकीन दिखानी चाहिए। नहीं, मैंने उठा लिया था। ठीक है, तुम ये चाय लेकर चलो, मैं आती हूँ। वो जामिन को कॉल मिलाते हुए बोली। कहाँ हो यार? कॉल रिसीव होते ही बोला। तुम्हें बताकर तो आई थी। जमल हैरान हुई। इतनी देर लगती है शॉपिंग में? वो हफ्की से बोला। हाँ मुझे लगती है। अब जल्दी से काम की बात पे आओ। वो इसकी खातिर में ना लाते हुए बोली। दूसरी जानिब जामिन ने मोबाइल को कान से हटाकर घूरा। मोबाइल को बाद में घूरा, काम बताओ। जमल शरारत से बोली तो वो हंस पड़ा। घर जल्दी आओ, एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज है? वो उजलत से बोली। ये तो घर आकर ही मालूम होगा ना यार, बता दो ना। नहीं मेरी जान, आप घर पे होती तो मजा आता, मगर खैर अब घर आओ बस। जामिन ने प्यार से कहते हुए कॉल कट कर दी। पीछे वो जामिन करती रह गई। उल्लू का कुछ लगता, वो दांत पीसते हुए बोली। क्या हुआ? वो वापस आई तो अमल ने कान में पूछा। पता नहीं, कुछ कह रहा था, कुछ सरप्राइज है। वो सरगोशी के से अंदाज में बोली। जैनब भाभी तो नहीं भाग गई? पागल हो क्या तुम? जमल इसके कंधे पर सर पीट कर बोली इसके अंदाजे पर। अमल ने कंधे उचकाया दिए। वो लोग घर पहुंची तो सब लॉन्च में मौजूद पाया। आओ मेरे बच्चों। सवेरा बेगम उन्हें देखकर बोली। ये क्या हो रहा है? अमल ने जमन के कान में कहा। मुझे खतरे की घंटी बजती महसूस हो रही है। चलो तो सही। फजर ने आंखें दिखाई। क्या हुआ दादो? अमल ने पूछा। भाई हमारी फजर के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, दादो ने बताया। बाकी सब मुस्कुरा दिए जबकि फजर सुन खड़ी रही। वाह भाई, कौन है? अमल ने पूछा। कल आएंगे वो लोग, सब सही रहा तो इसी महीने इसकी रुखसती कर देंगे। और एक फैसला और हम सब ने किया है। कैसा फैसला? फजर की शादी के साथ साथ हाशिम का वलीमा कर देंगे और जामिन और जमल का निकाह। जमल ने हैरान नजरों से जामिन को देखा तो इसने शरारत से आंख मारी। मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। अफंदी साहब फजर को प्यार करते हुए बोले। कभी कोई मुझ गरीब को नहीं सोचता। अमल मुंह बनाकर बड़बड़ाई तो जमल हंसते लगी। हंसो नहीं, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है ना। अगले दिन। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मेहमान आने वाले हैं। अमल कमरे में दाखिल होते हुए बोली। हाँ जा रही हूँ। वो स्पॉट लहजे में बोली तो अमल ने महज सर हिला दिया। थोड़ी देर में जमल कमरे में दाखिल हुई। अमल बेड पर बैठी टांगे लटकाए झुलाने में मसरूफ थी। तुम यहाँ आराम फरमा रही हो? जाओ मम्मा के साथ हेल्प करवाओ किचन में। आप ही तैयार हो रही हैं। इसको हुक्म सुनाकर फजर के बारे में पूछा। तैयार होने गई हैं, अमल ने बताया। मूड कैसा है? इसने सर हिलाते हुए पूछा। पता नहीं, बस फेस पे जीरो के बल्ब का एक्सप्रेशन है, अमल ने हल्की आवाज में कहा। क्या? इसकी बात जमल के सर पर से गुजर गई। वो ना समझी इसको देखकर बोली। मतलब कि हर तासुर से खाली चेहरा। अमल सर पीटते हुए बोल कर चली गई। तभी फजर वहां आई थी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप भी, जमल खुशदिली से बोली। फजर मुस्कुराते हुए शीशे के सामने जा खड़ी हुई। आप ठीक हैं? जमल वहीं बेड पर बैठते हुए बोली। हाँ। महज एक लफ्जी जवाब। जमल ने अफसोस से सर झुकाया। कैसा महसूस कर रही हैं? कुछ भी नहीं, दिल और दिमाग खाली है बिल्कुल। फजर ने शीशे में इसको देखते हुए जवाब दिया। अगर यहीं पे शादी हो गई? इसने पूछा। कहीं तो होनी है ना। फजर हल्की से मुस्कान चेहरे पर सजाकर बोली। जमल ने समझ कर सर हिला दिया।
सर हिलाया। फजर दोबारा बोली, तुम शाह नहीं हो मेरे लिए, मैंने हर चीज़ जहन से निकाल दी है, अब जो होगा बेहतर होगा। मेरा अल्लाह मेरे लिए जो करेगा वो यकीनन मेरे लिए भी बेहतर होगा। अल्लाह आपको लिए बहुत अच्छा करेगा, मुझे यकीन है। जमल इसके गले लगते हुए बोली। दानिश की फैमिली पहुंच चुकी थी, ऐसे वही लड़का जिससे रेस्टोरेंट में टकराया था। दानिश की फैमिली पहुंच चुकी थी। दानिश के घर में कुल 3 अफराद थे इस समेत। इसने तारुफ के बाद वो लोग डाइनिंग रूम में बैठे बातों में मसरूफ थे जब फजर को अमल वहां लाई। फजर सबको सलाम करती दादो के पास जाकर बैठ गई। गैर इरादी तौर पर नजर उठी तो दानिश को देखकर हैरत का शदीद तरीन झटका लगा, जबकि दूसरी जानिब दानिश के तासुरात देखकर भी यही लग रहा था। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हैं एक दूसरे को आप दोनों? अमर इन दोनों को हैरानी पर हैरान होते हुए बोली, ये वही है। फजर ने बताया। कौन? वही फूड कोर्ट वाला जिससे वो टकरा गई थी। अच्छा, आप टकराई भी थी किसी से? कमाल है। अमल हाथ घुमाते हुए बोली। मुंह बंद करो दोनों अपना, दादो ने डांट कर कहा। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद अमल मरियम बेगम के इशारे पर फजर को वहां से ले गई। यार वैसे होने वाले जीजू हैं बहुत हैंडसम, अमल शरारत से बोली। मैं देख कर आती हूँ। जमल उठने लगी तो जामिन ने हाथ बाजू पकड़कर उठने से रोका। क्या हुआ? चुप करके बैठी रहो, कहीं नहीं जा रही तुम। जामिन इसे मना करते हुए बोला। क्यों? इसे हैरत हुई। जामिन भाई आप इसे इस कहता स्टिल कॉक पहना दें, शटल कॉक पहना दें। अमल ने तंज किया, जिसका असर ना लेते हुए वो मुस्कुरा दिया। जामिन मैं छुप कर देखूंगी ना, वो अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। शर्म तो नहीं आती? आएगी ना तुम्हें? वो घूर कर बोला तो जमल मुंह बनाकर बैठ गई। हद है यार जमल, इनको इतना सर पर ना चढ़ाओ, अमल ने कहा तो जामिन मुस्कुराया। तुम क्यों चल रही हो? हाँ अब समझा, तुम्हें इतनी वैल्यू नहीं देती ना। जामिन इसे जलाने को बोला। ओए बहन है वो मेरी, जमल ने कहा। हाँ पता है मुझे, जामिन ने सर हिलाया। थोड़ी इज्जत दे मुझे भी, होने वाली साली हूँ मैं आपकी। अमल नाक चढ़ाकर बोली। यही तो सही है, ये तो सही में किसी ने तुम लोगों का नाम साली रखा है। इन दोनों को मसरूफ देखकर जमल मौका पाते ही वहां से भागी। मैं देखकर आई और इसके भागने पर जामिन ने मुंह बनाया तो अमल कहकर गाकर हंसी। यार इतनी जल्दी सब कैसे हो गया? जमल फजर को देखते हुए बोली। दानिश के घर वालों ने 1 हफ्ते बाद निकाह का कहा था ताकि तमाम रस्में साथ ही हो जाएं। अरे मजा आएगा यार, अमल चिप्स खाते हुए बोली। तुम बस खाती रहा करो। जमल ने चिप्स छीनते छपटे तो इसने बुरा सा मुंह बनाया। जाओ जल्दी से, आप दोनों अपने घर सुकून करूंगी मैं। अमल चिढ़ाने की खातिर बोली। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी अभी रुखसती नहीं हो रही है और रुखसती के बाद भी मैं यहीं पर रहूंगी। जमल ने इसे जबान चढ़ाई। अरे हाँ, ये तो भूल ही गई थी मैं। अमल ने मुंह बनाकर कहा। वैसे जमल तुम तो बड़ी बेवफा निकली यार। लाउंज में दाखिल होते ही जाविया शरारत से बोला। इसके साथ आते जामिन ने इसे घूर क्या रहे हैं? अब मैं तुम लोगों के निकाह पे चन्ना मेरे गाऊंगा। और फिर वो तेज आवाज में गाने लगा। वो तो सब सर थामे से देखने लगे। जावियार सिंगर ने अच्छा गाया है बहुत, तुम रहने दो प्लीज। जमल हस्ती जब्त करते हुए बोली। हाय कौन मांगने वाला घर में घुस आया? दादो चीखते हुए कमरे से निकली। दादो आपका नवासा गाना गा रहा है, अमल ने बताया। अल्लाह मेरी तौबा, मैं समझी मांगने वाला घर में घुस आया है। दादो जावियार की कमर पर धुप रसीद करते कर बोले तो वो सब हंसी से लोट पोट हो गए। 1 हफ्ते बाद आज फजर, दानिश और जामिन जमल का निकाह था। 1 हफ्ते तैयारियों में तेजी से गुजरा था। निकाह एक ही जगह होना था। निकाह में घर के लोग ही मौजूद थे। कारी साहब भी दोपहर तक आ चुके थे। फजर और जमल ने सेम ड्रेसिंग की हुई थी। वाइट शलवार कमीज और सर पर टिश्यू का रेड दुपट्टा लिए हुए था। लाइट मेकअप और मोतियों का जेवर पहने तीनों बहुत हसीन लग रही थी। जब अमल व्हाइट शलवार कमीज के साथ टिश्यू का रॉयल ब्लू कलर का दुपट्टा गले में लिए खुले बालों के साथ इयररिंग्स पहने हुए आई थी। यार तुम अपना मुंह बंद करोगे प्लीज, दुल्हन हो तुम, सो प्लीज जुबान को ब्रेक लगाओ। अमल जमल के मुसलसल बोलने पर चिढ़कर गोया हुई तो जमल ने मुंह बनाया। तभी जैनब वहां आई। चलो लड़कियां घूंघट ओढ़ लो, निकाह के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में घर के लाउंज में सब मौजूद थे। पहले दानिश और फजर का निकाह हुआ और फिर जामिन और जमल का निकाह हुआ तो सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लग गए। मुबारक हो मेरे भाई, आखिर तूने अंधे कुएं में छलांग लगा ही दी। जाविया शरारत से बोलते हुए जामिन से गले मिला तो इसकी बात सुनकर जमल भी हंस पड़ी थी। फजर ड्रेसिंग के सामने खड़ी मोतियों के जेवर से खुद को आजाद कर रही थी। जब भी कोई दरवाजे पर दस्तक देता अंदर दाखिल हुआ। आने वाले को देखकर इसे शदीद हैरत हुई थी। आप यहाँ, कोई काम था? वो हाशिम को देखकर बोली। कुछ बात करनी थी फजर। वो चलता हुआ कमरे के वस्त में आ खड़ा हुआ। फजर ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। जब मुझे जैनब से ही शादी करनी थी तो मुझे तुमसे शादी के लिए हामी भरनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर हामी भर ली तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर इस वक्त जो समझ क्या था, कहाँ पे थी, भूल गई कहाँ पे थी।
مگر اس وقت جو سمجھ آیا وہ کر لیا، جو ہو گیا اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور جانتا ہوں ہمارے اس عمل سے سب کو بہت تکلیف ہوئی ہے، مگر بہتر ہے کہ پہلے تم سے معافی مانگنی چاہے، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، شاید یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ہاشم نے سکون کا سانس لیا، اسے خود پر ایک بوجھ سا اترتا محسوس ہوا۔ تھینکس۔ امن اور زمل کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ کے سیاں جی ہوں گے، امل بولتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی۔ جی ضامن بھائی، کیا کام ہے؟ امل ایک ہاتھ کمر پر ٹکاتے بولی۔ تم ابھی تک یہیں پہ ہو؟ میں سمجھا تھا کہ ابھی تک زاویار کا سر پھاڑ چکی ہوگی تم۔ ضامن مصنوعی خیرت طاری کرتا ہوا بولا۔ کیوں بھائی، ایسا کیا ہوا؟ تمہارا مذاق اڑا رہا ہے وہ وہاں؟ کیا؟ اس بندر کو میں ابھی بتاتی ہوں۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور ضامن اندر آتا، اس کے اندر آتے ہی زمل کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ سنا ہے آج آپ کا نکاح ہوا ہے؟ اس کا روپ آنکھوں میں سموتے وہ ذرا سا جھک کر بولا۔ جی بالکل ٹھیک سنا ہے، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، کہتے ساتھ ہی اس کا لرزتا ہاتھ تھاما۔ وہ تو میں ہمیشہ لگتی ہوں، زمل ایک ادا سے سر جھٹکتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دیا۔ نکاح مبارک ہو، اور اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہناتے ہوئے بولا۔ خیر مبارک، شرماتے ہوئے بولی۔ اف، آپ شرماتی بھی ہیں، وہ اپنا ہاتھ دل پر رکھ کر ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو وہ ہنس دی پڑی۔ تبھی امل شور مچاتے ہوئے وہاں آئی۔ ضامن بھائی کتنے جھوٹے ہیں آپ، اس نے کچھ نہیں کہا کبھی جو یہ صحیح ٹائم پر ٹپکے۔ وہ زمل کو بول کر وہاں سے نکل گیا۔ عجیب آدمی ہے یار، امل ہاتھ اٹھاتے ہوئے بڑبڑائی۔ ان کے نکاح کا آج تیسرا دن تھا، فجر اور دانش کی آج مہندی تھی۔ احمد ہاؤس میں خوشیوں کی بہار آئی ہوئی تھی، اس گھر کی روشنیوں سے منور کر دیا گیا تھا، چاروں طرف روشنیاں جھلملا رہی تھی، پھولوں سے کی گئی سجاوٹ دیکھنے لائق تھی، خوشبو کا چار سو راج تھا، سب کے چہرے پر خوشی چمک رہی تھی۔ زمل فجر کو تیار کرنے بیٹھی ہوئی تھی، تبھی فجر مہندی کا لباس پہنے وہاں آئی۔ لہنگا شرٹ ملٹی کلرز کی تھا، مختلف رنگوں کا خوبصورت کنٹراسٹ تھا، کمر تک آتی شرٹ جس کی آستینیں پوری تھی اور پیروں کو چھوتا لہنگا اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ اللہ، آپ ہی کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ، امل نے اسے دیکھ کر خوشی سے بولی۔ پھر زمل اسے تیار کرنے لگی۔ پیارا سا تیار کرنا، چڑیل نہ بنانا، امل نے کہا تو زمل نے اسے گھوری سے نوازا۔ وہ مکمل تیار ہو چکی تو شیشے میں اپنا آپ دیکھ کر حیران ہو گئی، اتنی سج دھج کر وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ امل اور زمل نے اس کے لیے تعریفی کلمات کہے تو وہ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ مہندی کا پروگرام زور و شور سے جاری تھا۔ سن لیں امل، سب نے مل کر خوب انجوائے کیا تھا۔ ابھی بھی امل اور زمل ہاتھوں کو اپٹن سے رنگے، سب کو رنگنے کے بعد زاویار کے پیچھے بھاگی اور ان کو اپنی جانب آدھا دیکھ کر اس نے بھی دوڑ لگا دی۔ ضامن اپنی بیوی سنبھال یار، وہ بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آیا اور ضامن کو دیکھ کر چلایا۔ اوئے ضامن بھائی، تو رک، تو رہ گئے، امل ہلکے سے بولی، پھر ایک دوسرے کو اشارہ کرتی ضامن کے پاس آئی۔ بالکل نہیں، سوچنا بھی مت، وہ ان دونوں کو اپنی جانب آتا ہوا دیکھ کر بولا۔ یار لگوا لینا، امل نے کہا، ایک شرط پر۔ ایک کیسی شرط؟ وہ دونوں ساتھ بولی۔ پھر زمل مجھے لگوائے گی، وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، امل نے حامی بھری۔ کیا ٹھیک ہے؟ ایسے کچھ نہیں ہو رہا، زمل نے کہا تو ضامن نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے حصار میں لیا اور امل نے ضامن کے ساتھ ساتھ زمل بھی اپنا ہاتھ صاف کیا۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے چلائے تو سب کا کہکے لگے۔ گھر کا ماحول آج کل بہت خوشگوار تھا، اس لیے گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی، سارے رشتہ دار جمع تھے۔ آخر کو ان کے خاندان میں شادی تھی، کبھی گانے گائے جاتے تو کبھی چائے کا شور اٹھتا۔ بڑوں نے تو اپنی الگ ٹولی بنا رکھی تھی، ہر طرف رنگ ہی رنگ تھے، ہر طرف باتوں کا شور تھا، ہنسی مذاق، ہر طرف رنگ ہی رنگ تھے۔ فجر کی بارات اور ہاشم کے ولیمے کا ساتھ ہی فنکشن تھا۔ امل اور زمل دونوں نے گولڈن رنگ کا شرارہ پہن رکھا تھا، البتہ دونوں کی شرٹس مختلف تھی۔ وہ سب لوگ ہال پہنچ چکے تھے اور کچھ ہی دیر میں بارات بھی آ گئی تھی۔ ہر طرف رونق تھی، سب لوگ خوشگپی میں مصروف تھے۔ امل اور زمل فجر کو اسٹیج تک لائی تو فجر اسٹیج پر چڑھ رہی تھی۔ اس وقت دانش اٹھ کر اس تک آیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زمل نے مسکراتے ہوئے فجر کا ہاتھ دانش کے ہاتھ میں دیا۔ کچھ دیر میں ہاشم اور زینب بھی آ گئے تھے۔ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ سب زیادہ تر مصروف ہی رہے، مگر باتیں بنانے والے تو بناتے ہی ہیں، ہم کسی کو چپ نہیں کروا سکتے۔ وہ چاروں اسٹیج پر موجود تھے اور دنیا جہان کی نظریں ان پر تھی، کوئی نہیں کر سکتا تھا کون سی جوڑی زیادہ خوبصورت ہے۔ زمل وہیں اسٹیج کے سائڈ پر کھڑی تھی جب ضامن وہاں آیا، گلا کھنکھار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ زمل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، بلیک کلر کی شیروانی میں وہ ہمیشہ سے زیادہ ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، نظر لگاؤ گی یار۔ کیا؟ ضامن اس کے دیکھتے پر بولا۔ اور میں کیسی دکھ رہی ہوں؟ وہ اس کی جانب اور میں کیسے دیکھ رہی ہوں؟ وہ اس کی جانب رخ موڑ کر بولی۔ پیار بھری نظروں سے، وہ جھکتا ہوا بولا تو زمل فوراً سائڈ پہ ہو کر بولتے ہوئے جانے لگی۔ توبہ توبہ، مگر پھر جاتے ہوئے پلٹی۔ ویسے پیار بھری نظروں سے نظر نہیں لگتی، شرار سے اسے آنکھ مار کر کہا اور وہ کھلکھاتے ہوئے وہاں سے ہٹی تو ضامن بھی ہنس دیا۔ ایسے ہی کچھ رسموں اور کھانوں کے بعد رخصتی کا وقت ہوا تھا، جس پر زمل تو فجر کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، مگر امل نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا تھا اور زمل کو بھی بار بار رونے سے ڈانٹ رہی تھی۔ پھر اس کا میک اپ خراب ہو جائے گا نا،
کیا ہوا؟ ہاشم کمرے میں آیا تو وہ چاروں پہلے سے ہی اس کے کمرے کے باہر موجود تھے. پیسے دیں ہاشم بھائی, پیسے. امل ہاتھ گھماتے ہوئے بولی. کس بات کے پیسے؟ وہ سمجھ نہ سکا. ہاشم بھائی, یہ بہنوں کا حق ہوتا ہے, نیک. زمل منہ بسور کر بولی. اوہ اچھا, مگر یہ رسم شادی پہ ہوتی ہے نا کہ ولیمے پر؟ شادی پہ بلایا تھا ہمیں, زمر تڑک کر بولی, جبکہ باقی سب ہنسی ضبط کرنے لگے. پھر کافی دیر کے زور آزمائی کے بعد وہ سب اس سے 40,000 نکلوانے میں کامیاب ہوئے تھے. زمل یار ایک کپ چائے بنا دو. وہ چینج کر کے آئی تو موبائل کی بیپ بجی اور ضامن کا میسج موصول ہوا. مسکرا کر اچھا کہتی وہ چائے بنانے چلی گئی. کچھ دیر میں وہ چائے کے 2 کپ لے کر اس کے کمرے میں گئی. ضامن بالکنی میں کھڑا تھا. کھٹکے کی آواز پر پلٹا تو پہلے زمل اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود 2 کپ دیکھ کر وہ دلگشی سے مسکرایا. تھینکس. وہ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے وہاں سے موجود میز پر رکھ کر بولا تو زمل بھی مسکرا دی. وہ اب اس کی کلائی کو پکڑ کر ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نرمی اور محبت لیے اس کی چوڑیوں سے کھیلنے لگا. چوڑیوں کی چنچن اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی اور زمل بے خودی سے اسے دیکھنے لگی. پھر گہری سانس لیتے ہوئے اسے دیکھتے ہلکے سے مسکرا دی. آج تو تم روتے ہوئے بالکل چڑیل لگ رہی تھی. وہ اپنے ہونٹوں پر شرارتی مسکان سجائے اس کے کان کے قریب ہو کر بولا. وہ پہلے تو سرخ چہرہ لرزتی پلکیں لیے ہوئے تھی, مگر اگلے ہی لمحے اس کی بازو کو پیچھے کرتی اس سے دور ہوتے غصے سے گھورنے لگی. کیا ہوا؟ وہ معصومیت سے بولا. تم نے مجھے چڑیل بولا؟ وہ غصے سے بولی. نہیں, میں نے اپنی بیوی کو چڑیل بولا ہے میری جان. ہاں پھر ٹھیک ہے. ہیں کیا؟ پہلے وہ اس کی بات پر غور کیے بنا بولی, اور جب غور کیا تو چیخ اٹھی اور ضامن پہ تھپڑوں اور مکھی کی برسات کرنے لگی, جبکہ وہ ہنستا ہی چلا گیا. 3 سال بعد وہ سب اپنی زندگی میں خوش اور مگن تھے. دانش فجر کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو چکا تھا. ان کی 2 سال کی بیٹی ماریا خوب رونق لگائے رکھتی تھی. فجر بظاہر دانش کے ساتھ خوش تھی, مگر اس کے دل کا ایک گوشہ آج بھی خالی و ویران تھا. بقول اس کے دانش اس کی دوسری محبت تھا, مگر وہ اپنی پہلی محبت کی نشانیاں اس میں ڈھونڈتی رہتی تھی. ان نشانیوں کو اس میں نہ پا کر کبھی مایوس ہو جاتی تو کبھی اپنی ہی ذات کی دھجیاں بکھیر دیتی. لوگ کہتے ہیں ایک محبت کے بعد دوسری محبت ہو جاتی ہے, مگر ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم ایک ہی شخص کی پرچھائی دوسرے میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. زمل, میری بلو شرٹ کہاں ہے؟ ضامن لاؤنج میں زور زور سے بولا. کبھی کچھ خود بھی ڈھونڈ لیا کرو. آمنہ بیگم نے اسے ڈپٹا. کیا امی آپ بھی؟ جاؤ بیٹا اس کی شرٹ ڈھونڈو. زمل کو وہاں آتے دیکھ کر بولی, جو جی کہتی کمرے کی جانب کی طرف گئی. یہ لو, سامنے ہی پڑی تھی. وہ وارڈروب میں سے شرٹ نکالتے بولی. تھینک یو. وہ اس کا گال کھینچ کر بولا تو زمل نے اسے کونی ماری. ویسے میں نہ ہوتی تو؟ وہ گردن اکڑا کر بولا. تو ضامن مسکراتا ہوا اس کے کندھے پر اپنے بازو رکھتے ہوئے سوچنے کے انداز میں بولا. تو کوئی تو ہوتی. اس کے جواب پر زمل نے اس کے بازو جھڑکتے تو وہ ہنسنے لگا. ارے یار تم کیسے نہ ہوتی, تو تم میری جان ہو. اس کے جواب پر وہ مطمئن سی ہو کر مسکرا دی. اوئے بھوتنی اٹھو, کتنا سوگی؟ زاویہ عمل کو جھنجھوڑ کر بولا. کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ نیند میں خلل پڑنے پر چیخی. اٹھ کر ناشتہ بناؤ بیوی. وہ LED آن کرتے ہوئے بولا تو وہ پاؤں پٹکتی ان کی شادی ہوئی اٹھی. 6 مہینے پہلے ہی ان دونوں کی شادی زاویار کی خواہش پر ہوئی تھی, مگر عمل نے اسے سکون سے رہنے نہ دیتی تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ شادی کے بعد بھی ٹام اینڈ جیری بنے لڑتے رہتے تھے, مگر ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی تو نہ تھا. زندگی عذاب کر دی ہے, سونے مرنے بھی نہ دیا کرو. ناشتہ بنا دو, پھر مر جانا. اس کی بات پر وہ مسکراتا واش روم جاتے پلٹا اور ایک کشن اس کے منہ پر دے مارا تو وہ ہنسنے لگا. زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی, فرق بس رنگوں کا ہوتا ہے. من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر. اور یہاں پہ ہمارا پیارا سا ناول ختم ہو جاتا ہے, اور بہت مزے کا ناول تھا. مجھے اچھا لگا, شارٹ سا ناول تھا کیونکہ بس ٹائم بھی نہیں تھا, اور میں نے کہا اس کے کم پیجز ہیں تو جلدی میں پڑھ لیتی ہوں. اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا. اور نہ مجھے ابھی یہ لاسٹ میں جب کہے تھے نا کہ تم نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا, تو کوئی تو ہوتی. اس طرح مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک آدمی ہوتا ہے, میں بتا دی, ایک آدمی ہوتا ہے تو وہ اس کی بیوی جو ہے نا مطلب مر جاتی ہے نا, تو وہ اس کی نا قبر پہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کی قبر پہ نا پانی مطلب پنکھا چلا رہا ہوتا ہے. تو آج لوگ آدمی گزرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تم یہاں پہ روز آ کے تم کیوں اس کی نا پنکھا چلاتے ہو. تو مطلب کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نا کہ میری بیوی نے نا مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو نا جب تک میری قبر کی مٹی جو ہے وہ سوکھ نہ جائے تب تک تم دوسری شادی نہیں کرو گے. تو اور میں روز آ کے پنکھا چلاتا ہوں, لیکن پتہ نہیں روز کون رات کو پانی ڈال جاتا ہے. تو وہی بات ہے. بہت مزے کا ناول تھا. آپ لوگ ضرور بتائیے کیسا لگا, اور دعا میں یاد رکھیے گا. اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرتے ہیں, اور پلیز اگر سبسکرائب کر لیا ہے تو مت سبسکرائب کیا گیا دوبارہ, کیا جاتا ہے مجھے اتنا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا. اور پلیز میرے سارے ناولس پڑھیں, ٹھیک ہے, اور بھی ناولس پڑھیں, بہت اچھے ناولس ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.